अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले हम लोगों ने सेल वॉल को स्टडी किया था और आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री एनिमल सेल्स, यानी कि ये एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी। उन सेल्स में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी जिन सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब अगर कुछ सेल्स हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, प्रोकैरियोट्स वगैरह, उनमें बाहर आउटर मोस्ट बाउंड्री उनकी सेल वॉल होती है। उनके लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा ये याद रखें कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स में आता है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो इस सेल के लिए भी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल्स आए। सबसे पहले गॉर्टर एंड ग्रेंडल ने 1925 में एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ लिपिड से बनी हुई है, जो कि एक एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं था। उसके बाद एक मॉडल आया 1935 में, JF डैनियल ने एक मॉडल दिया। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि जो लिपिड्स होंगे वो अंदर होंगे और प्रोटीन्स उनके बाहर होंगे। वो मॉडल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद 1959 में एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया जिसके हिसाब से कहा गया था कि लिपिड प्रोटीन के अंदर ये प्रोटीन होंगे और लिपिड उस प्रोटीन के अंदर फ्लोट कर रहा होगा, यानी कि लिपिड इसके अंदर फ्लोट कर रहा होगा। ये मॉडल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर 1972 में फ्लूइड में से एक मॉडल आया जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इनके हिसाब से उन्होंने कहा कि लिपिड फ्लोट नहीं कर रहा होगा, प्रोटीन एज अ ग्लोब्स फ्लोट कर रहे होंगे। ये प्रोटीन है जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर, यानी कि इस लिपिड बाइलेयर के अंदर फ्लोट कर रहे होंगे। इस मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स 20 to 40% पाए गए, प्रोटीन्स 60 to 80% पाए गए, कार्बोहाइड्रेट्स 2 to 3% और कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट कोलेस्ट्रॉल की भी पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, ये लिपिड्स ऐसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होगा ये फॉस्फोलिपिड होगा। अब ये फॉस्फोलिपिड का एक हेड होता है और दो टेल्स होती हैं। इसका स्ट्रक्चर आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे लिपिड्स के टॉपिक में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स को छोड़ता है अंदर मेम्ब्रेन के अंदर। और एक दो टेल्स होती हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होती हैं, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर मेम्ब्रेन के अंदर छोड़ती हैं। ये जो हेड होता है ये मेम्ब्रेन में आउटर साइड पर होगा और जो टेल होंगी ये अंदर की तरफ होंगी, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से बनी होती है। लिपिड बाय लेयर है ना, तो ये जो हेड है ये आउटर साइड पे होंगे और ये जो टेल्स हैं ये इनर साइड पर होंगी। इसके अलावा ये जो लिपिड्स हैं ये खुद भी नॉन पोलर है, तो लिपिड अपने अंदर सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को ही छोड़ेगा, पोलर मॉलिक्यूल्स को ये अंदर नहीं जाने देता मेम्ब्रेन के अंदर। फिर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन बड़े होते हैं और ये कम्प्लीटली मेम्ब्रेन के बिटवीन आए होते हैं, यानी कि होली एम्बेडेड होते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है और ये होली एम्बेडेड होते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये छोटे होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन की बनिस्बत, और ये मेम्ब्रेन की एक साइड पर आए होते हैं, यानी कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर कम्प्लीटली नहीं आए हुए, इस फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बिटवीन आए होते हैं। इन इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग परमीसिस भी कहते हैं और इनका काम क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट में, यानी कि सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से, उसमें हेल्प करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है, ये डिफ्यूजन के ज़रिए भी हो सकती है या ऑस्मोसिस के ज़रिए भी हो सकती है, यानी कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मटेरियल्स जाते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कि एनर्जी या ATP यूज़ होता है और मॉलिक्यूल्स या मटेरियल अंदर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ये एज अ चैनल या एज अ कैरियर काम करते हैं। एज अ चैनल यानी कि किसी आयन के लिए या किसी मटेरियल के लिए एक चैनल, एक पाथ का काम करते हैं, या कैरियर का मतलब ये है कि ये प्रोटीन किसी भी मटेरियल के साथ अटैच होकर फिर उन्हें अंदर ले जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंजुगेटेड होंगे, यानी कि या तो ये लिपिड के साथ कंजुगेटेड होंगे या तो फिर ये प्रोटीन के साथ कंजुगेटेड होंगे। और ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे होंगी, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ साइटोस्केलेटन भी पाए जाते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोस्केलेटन जो है अंदर की तरफ होंगे। याद रखें ये बात, कार्बोहाइड्रेट्स बाहर की तरफ होंगे और जो साइटोस्केलेटन है ये अंदर की तरफ होंगे। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मेम्ब्रेन में एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। रिसेप्टर जो कि कोई स्टिमुलस को रिसीव करता है और फिर अंदर सेल को इन्फॉर्म करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। किन चीज़ों के लिए रिसेप्टर काम करते हैं? किसी हार्मोन के लिए। जब भी कोई हार्मोन बॉडी में सेक्रेट होता है तो किसी न किसी स्पेसिफिक सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाकर ज्वाइन होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट एज अ रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करते हैं हार्मोन्स को। जब भी कोई बॉडी में एंटीजन आएगा तो वो सेल के किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाकर ज्वाइन होगा और फिर अपना एक्शन करेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स उसके लिए भी रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स एंडोसाइटोसिस का काम करते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी फूड, कोई भी मटेरियल सेल के अंदर ले जाना। अब इस एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं। एक होती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है यानी कि सॉलिड मटेरियल को अपने सेल के अंदर ले जाना। और एक होती है पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि लिक्विड मटेरियल को सेल के अंदर ले जाना। तो ये दोनों काम कार्बोहाइड्रेट्स करता है। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो भी एज अ रिसेप्टर के तौर पर भी काम करते हैं, एज अ सेल सरफेस मार्कर काम करते हैं। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एज अ सेल सरफेस मार्कर, यानी मैंने कहा ना कि जो एंटीजन है वो किसी न किसी स्पेसिफिक सेल पर आकर ज्वाइन होंगे और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यही एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर एज अ सेल सरफेस मार्कर काम करते हैं। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की अमाउंट या किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की अमाउंट सेल के अंदर कंप्लीट है, यानी कि उस सेल को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन उसे जाने नहीं देगा। लेकिन अगर सेल के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कम है तभी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन उस चीज़ को अंदर जाने देगा। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं और ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देते हैं। इसकी बनिस्बत अगर लिपिड्स मॉलिक्यूल को देखें तो लिपिड्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 7 नैनोमीटर इसकी वाइडनेस होती है। इसके अलावा अगर इसके फंक्शंस को देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में हेल्प करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए होगी। इसके अलावा जब भी कोई वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर वो भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से बायो एक्सक्रीट होगा। इसके अलावा जो सब्सटेंस जो बायो सेक्रीट करता है सेल, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कोई हार्मोन बना है या कोई एंजाइम बना है तो वो बायो कैसे सेक्रीट होगा, वो भी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से ही सेक्रीट होता है। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में पीएच को मेंटेन करता है और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर आयोनिक ग्रेडियंट जनरेट करता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा लीमा भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में इसे प्लाज्मा लीमा कहा गया है और इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। थैंक यू।